ये दुख, ये पीड़ा, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर तो निकल, तू अपने आप में एक सिकंदर है। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी फाउंडेशन एकेडमी पर। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं पिछले 8 दिनों से आप सभी के लिए वीडियो उपलब्ध नहीं कर पा रहा था। इसका एक कारण है कि मैं किसी आवश्यक गतिविधियों से व्यस्त चल रहा था, जिस कारण से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन मैं अब फिर से आप लोगों से रिकनेक्ट हो पा रहा हूं, फिर से जुड़ पा रहा हूं, और मैं उम्मीद रखूंगा कि मैं अपने इस कंटिन्यूटी को बरकरार रखूं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को इस वीडियो के थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या होने जा रहा है। हम इस टॉपिक को अपने प्यारे व्यूअर्स के मांग पर लेकर आए हैं, और वो मांग ही हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे क्या है मौलिक अधिकार तथा कितने मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। सारे बात जानेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। और हमने सोचा कि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसको 2 से 3 वीडियो के माध्यम से हम कवर कराएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस टॉपिक का। तो चलिए फटाफट अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है क्या। हमारे भारत की जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भारतीय लोगों को, जो भारतीय लोग हैं उसको जीने के लिए जो भी आवश्यक अधिकार है, जो जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसके बिना मनुष्य नर्क के समान हो जाता है, वह नर्क में जी रहा है ऐसा मानो, तो वो सारे अधिकार जो जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है, उन सारे अधिकार को मौलिक अधिकार कहा गया हमारे संविधान के अंतर्गत। अब हम जानते हैं मौलिक अधिकार से जुड़ी कुछ बेसिक बातें और इससे जुड़ी कुछ फैक्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी जो संविधान है उसके बारे में बात कर ले। संविधान में वर्तमान में टोटल 395 आर्टिकल है, और 22 पार्ट है, और 12 शेड्यूल यानी अनुसूचियां हैं। ये संविधान की बात थी। अगर हम बात करें संविधान की जो मौलिक अधिकार वाला टॉपिक है, ये जो खंड है, ये किस पार्ट में, ये भाग नंबर 3 में, संविधान के भाग 3 में, और इसका विस्तार अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका विस्तार है मौलिक अधिकार का। ठीक, अब मौलिक अधिकार को हमने अमेरिका के संविधान से अपनी संविधान में अडॉप्ट किया है, और इसको नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। नैसर्गिक अधिकार कहने का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा अधिकार जिसके लिए हमको कुछ संघर्ष न करना पड़े, हम जन्म लेने के साथ ही जो अधिकार हमें प्राप्त हो जाए, और मान ले प्राकृतिक रूप से जैसे जन्म लिए हमें वो सारा अधिकार प्राप्त हो गया, वही है मौलिक अधिकार। इसलिए इसको नैसर्गिक अधिकार, एक तरह से नेचुरल अधिकार कहते हैं, ये हो गया। फिर हम बात करें भाग 3 जो है, इसको भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि हमें अधिकार देता है, भारतीय लोगों को अधिकार देता है, और अधिकार को फ्रांसीसी भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 को भाग 3 को जो मौलिक अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो ये थी कुछ फैक्ट। सबसे पहले बात करें मौलिक अधिकार का जो प्रारूप है, कंस्ट्रक्शंस, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन पहली बार इसकी मांग जो है 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में की गई थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन, एक घोषणा पत्र में इसकी मांग की गई थी, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। इसके बाद मूल संविधान जब बना हमारा, तो उसमें 7 तरह के मौलिक अधिकार थे। लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के तहत मूल अधिकार के श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद नंबर 300 के ए वाले सेक्शन में इसको ऐड कर दिया, जो कि एक लीगल राइट्स है, कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार जब हटा, तो वर्तमान समय में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं। अब हम बात करेंगे इन 6 मौलिक अधिकार क्या क्या है, इनको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला जो है वह हमारा है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में किया गया। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, हमने इसको पहले से लिख कर लाया था कैटेगराइज रूप में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 से 24 है। चौथा हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 के बीच है। और
पांचवा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो 29 से 30 है। और अगला हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 32 में मिलता है। ये 6 तरह के मौलिक अधिकार हम भारतीयों को प्राप्त है। आज हम जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, इसके अंतर्गत जो 5 अनुच्छेद आते हैं 14 से 18, इनको हम विस्तृत रूप से जानेंगे और अगले कुछ वीडियो के माध्यम से इन पूरे मौलिक अधिकार को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो मौलिक अधिकार का पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 12, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 12 कहता है, अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा दी गई, जो हमने स्टार्टिंग में परिभाषा बताई थी कि जीवन जीने के लिए जो आवश्यक अधिकार हमारे संविधान में उपलब्ध है वही हमारा मौलिक अधिकार, उसी परिभाषा मिलता है। फिर हम बात करेंगे हमारी जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद नंबर 12 में एक टर्म है स्टेट। संविधान ने इस स्टेट को एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल अथॉरिटी के रूप में माना है। स्टेट का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। ये सब का क्या अधिकार है? ये सब क्या करता है? हमारे पास जो मौलिक अधिकार है, हम इन मौलिक अधिकार का उल्लंघन न करें, अपने मन से कुछ उजुल फुजुल काम न करें, इसलिए उसके पास भी कुछ नियम और कायदे होते हैं जिस बल पर वो अपना डंडा चला सकते हैं। जैसे मान ले एग्जाम्पल के लिए हम इलेक्ट्रिक बिल पे नहीं कर रहे हैं, अपना मन से हम नहीं करेंगे, हमारे पास अधिकार है, नहीं करेंगे, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक बिल के पास भी जो लोकल अथॉरिटी है, जो हमारा मेयर है, वो हम पे अपना जो है चला सकता है कानून। तो ये अनुच्छेद नंबर 12 कहता है। फिर अनुच्छेद 13 में आते हैं। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण की बात करिए। क्या है अल्पीकरण? इसमें कहा गया कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो कहा गया कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी से पहले जो भी कानून थे वो कानून भी बना रहेगा संविधान में, बशर्ते कि वो हमारे मौलिक अधिकार को प्रभावित न करे, उसको डिस्टर्ब न करे। और संविधान निर्माता ने यह भी कहा कि आगे चल के हमारी जो सरकारें आएगी वो कोई ऐसा कानून न बना दे जिससे हमारे मौलिक अधिकार पर इफेक्ट पड़े। इसलिए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठेगा जो हमारे मौलिक अधिकार को उल्लंघन करेगा, मौलिक अधिकार को हनन करेगा। इसलिए यही अनुच्छेद नंबर 13 में कहा गया कि ऐसा कोई भी कानून आप नहीं बनाएंगे जिससे मौलिक अधिकार हमारा इफेक्ट हो। तो ये थी अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 की कहानी। अब अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 हमने बताया कि समानता का अधिकार, इसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 14 में हमारा 2 बात कहा गया। एक, कानून के समक्ष समानता, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इसमें कहा गया कि कानून के समक्ष सब समान है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे चपरासी हो, सबके लिए एक समान कानून है। लेकिन अमेरिका जस्ट थोड़ा सा हट के वो कहता है कि कानून का समान संरक्षण, और ये भी हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया कानून का समान संरक्षण। और वर्तमान समय यह 80 से 90% हमारे देश में फॉलो हो रहा कानून का समान संरक्षण। सब समान रूप से कानून का संरक्षण करते हैं, किसी भी स्तर पर कानून बचना चाहिए, ये मेन मुद्दा रखता है। ठीक, ये थी अनुच्छेद नंबर 14 की बात। फिर अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 में 5 तरह से धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद नंबर 15 कहता है। और अनुच्छेद 15 में ही एक आरक्षण की बात करेगी। आप में से इंडिया में कई लोग जो है आरक्षण को सही मानते हैं, कई लोग गलत मानते हैं। जिसको आरक्षण प्राप्त है वो आरक्षण चाहते बना रहे, और जिसको आरक्षण नहीं प्राप्त है वो आरक्षण खत्म करना चाहते, वो विरोध करते हैं। लेकिन आरक्षण हमारे लिए हमारे देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कैसे, आप समझिए। हमारे समाज में विभिन्न तरह के विभिन्न तबके के लोग रहते हैं, कोई उच्च जाति के, कोई निम्न जाति के, कोई हाई विकसित कर गया, कोई बहुत लो लेवल पर है। तो सरकार ने ये जिम्मा उठाया कि जो सबसे नीचे लेवल का उसको क्या करना है, जो बढ़ रहा है, जो तेजी से बढ़ रहा विकास कर रहा समाज में जो लोग, वो करे अपने गति से। लेकिन जो सबसे नीचे लेवल पर है उसको सरकार थोड़ा सा आरक्षण दे करके, थोड़ा सा छूट दे करके वो क्या करता है कि तुम भी आगे बढ़ो, थोड़ा सा उसको पीछे से धक्का मारता है सरकार कि तुम भी पुश करो और थोड़ा सा बराबरी में आ जाए, ताकि समाज में इक्वलिटी बरकरार रहे, समानता बरकरार रहे। इसी नजरिए से लेकर के आरक्षण जरूरी है। लेकिन देश में आरक्षण की बात जब भी खड़ा होती है तो दंगे, फसाद, मार, विरोध अत्यधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो आरक्षण जरूरी किस तरह से, ये हम अपना वक्तव्य आप लोगों को बताएं। आप लोगों की क्या राय, ये अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर अनुच्छेद नंबर
16 की बात करें तो इसमें समान नियोजन की प्रक्रिया की बात की गई, यानी कि सरकारी नौकरियों में सबको समान मिलेगा, समानता का अधिकार है, सबको समानता। लेकिन इसमें भी 3 बेसिस पर आरक्षण उपलब्ध है, एक जाति, एक लिंग और एक स्थान के आधार पर। जाति की जो छोटे हैं, जो SC ST कैटेगरी के, उसको अत्यधिक मात्रा में दिया गया आरक्षण एज अ जनरल के कंपैरिजन में उसको अत्यधिक मात्रा में दिया गया, ताकि जो छोटे कैटेगरी के लोग हैं, चूंकि वो पढ़ने की जो है उसकी वो आदत नहीं है, इसलिए उसको थोड़ा सा और पढ़ना चाहे, उसको थोड़ा सा आरक्षण दिया गया ताकि वो पर थोड़ा सा भी मेहनत करे तो उसको थोड़ा सा अच्छा पद मिल सके, वो पढ़े, आगे बढ़े और समाज में इक्वलिटी आ सके। दूसरा है लिंग। आप देखते होंगे कि लड़कों और लड़कियां में भी आरक्षण होता है। जब आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए होंगे तो जो लड़कियां हैं, भारत में जो लड़कियां होती है उसको छात्रवृत्ति दिया जाता है, लेकिन लड़कों को नहीं दिया जाता है। ये लिंग के आधार पर भी होता है। ठीक, फिर एक स्थान, जो सुखाड़ प्रदेश है, जो बहुत पिछले प्रदेश है, वहाँ के जो लोग हैं उसको भी आरक्षण दिया जाता है सरकारी नौकरी में। तो ये थी सरकारी नौकरी में समानता। फिर अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, अनटचेबिलिटी के एंड की बात करता है कि समाज में छुआछूत नहीं होना चाहिए। जो प्राचीन जमाने में छुआछूत था कि छोटे जाति के नहीं बैठने देंगे, उसको टच मत करो, क्लास में नहीं बैठने देंगे, मंदिर में नहीं जाने देंगे, ये भेदभाव सरकार ने खत्म किया और सरकार ने इस पर रुख अपनाते हुए 1955 में कानून भी बनाया, जो 1989 आते थे काफी सख्त रूप धारण कर लिया। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये अलग बात है कि आप अगर कोई संक्रमण रोग है उससे भेदभाव करते हैं तो ये ठीक है कि आप उससे बच रहे हैं, लेकिन अगर जाति के आधार पर किसी मनुष्य से आप संपर्क नहीं करना चाहते, उससे छुआछूत करें, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है हमारे संविधान को। फिर अनुच्छेद 18 ये उपाधियों के अंत की बात करता है कि पहले जमाने में जो महाराजा, सर, नाइटहुड, राय बहादुर, इन सब की, बादशाह, सुल्तान, इन सब की जो उपाधियां थी उसको नष्ट कर दिया गया। क्योंकि इससे क्या होता था, जो महाराजा को नाम से पता चलता था ये बड़े बड़े लोग हैं, और छोटे लोग उसको देखकर ही सोचते थे ये बड़े लोग, हम कहां से बन पाएंगे, जिससे समाज में असमानता फैल जाती थी। इस कारण से इसको खत्म कर दिया गया और सरकार ने कहा कि जो भी हम आपको नेशनल अवार्ड देते, पद्मश्री, भारत रत्न, वो आपको दिया जाएगा, कि कहा जाएगा कि इसको भारत रत्न मिला, लेकिन आप उसका सरनेम में टाइटल यूज नहीं करेंगे, जैसे पद्मश्री फलना कुमार, ये लगाकर यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप किसी एजुकेशनल क्षेत्र से कोई डिग्री लिए हैं या कोई आप रैंकिंग है तो उसका आप टाइटल में लगा सकते हैं, जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, इस तरह के इंजीनियर, इस तरह से लगा सकते हैं, जैसे रैंकिंग हो गया कर्नल, ब्रिगेडियर। तो ये थी दोस्तों आज का टॉपिक। हमने आपसे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आएगा। बाकी जो 5 मौलिक अधिकार बचा है, हम उम्मीद करेंगे कि बहुत ही 2 से 3 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कवर कराया जाए। तो प्यारे साथियों, कैसा लगा ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए? और इसी तरह के वीडियो को जानने के लिए, इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के राइट साइड में रेड कलर में दिख रहे बटन को कीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को दबाना न भूलें, जिससे आपको सारी तरह की सूचनाएं प्राप्त हो। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, धन्यवाद।